हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जवाब सवाल रहता है कि एमपीसीजे की प्रिपरेशन कैसे करें। हाल ही में कुछ दिनों पहले ही आप लोगों के लिए करीबन 252 वैकेंसीज एमपीसीजे की वैकेंसीज आई हैं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, और आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किए होंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये असमंजस में हैं कि प्रिपरेशन कैसे करें। तो आज इस सेशन में हम पूरा डिस्कस करेंगे, सिलेबस डिस्कस करेंगे, प्लस कैसे कंप्लीट सिलेबस को हम 60 डेज के अंदर कवर करें। दूसरा, इसमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कितनी कट ऑफ जाती है, इंटरव्यू के लिए किस तरीके से तैयारी करें, जीके जीएस के लिए क्या करें, प्लस यहाँ पर इंग्लिश और कंप्यूटर भी एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दूसरा, नेगेटिव मार्किंग ना होने के साथ साथ में यहाँ पर हाई मेरिट जाती है। जनरल वालों की बात कर रही हूँ, ओबीसी एससी एसटी की भी बात कर रही हूँ, यहाँ पर हाई मेरिट जाती है। प्लस आप लोगों के लिए, यदि आप लोगों में इतना जज्बा है कि एमपीसीजे करना है, तो सिलेक्शन भी बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा वैकेंसीज निकली हैं इस बार, 252 कम वैकेंसीज नहीं होती, बैकलॉग आया है, पिछली वैकेंसीज भी इसमें ऐड की गई हैं। तो यहाँ पर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं इन सभी टॉपिक्स की जो मैंने बोले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है स्टूडेंट के सामने कि हम इसके सिलेबस को कैसे तैयार करें। सिलेबस ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बड़ा कह सकते हैं यदि आप लोगों ने अभी तक इसके सिलेबस को अभी तक टच नहीं किया है। तो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाली हूं कि किस तरीके से आप बिना सिलेबस को टच किए हुए भी एमपीसीजे का प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, कंप्लीट कैसे करें सिलेबस को। देखिए, करीबन हमारे पास 60 डेज रहेंगे, क्योंकि दिसंबर में 31 डेज होते हैं, जनवरी में भी 31 डेज होते हैं, और जहां तक कि मेरा अनुमान है एग्जाम जो है फेब में होगा, राइट। तो दिसंबर ऑलमोस्ट आपके पास में 10 डेज निकल चुके हैं और अभी अपने पास में 21 डेज है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो हमारे पास 21 डेज दिसंबर के, 31 डेज हमारे पास जनवरी के, और 10 डेज या 11 डेज हम फरवरी के भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में या लास्ट मिड वीक में होता है एग्जाम। तो हम अच्छे से, हमारे पास टोटल 60 डेज रहेंगे। तो उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, और उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यदि अपन काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम एमपीसीजे का सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के लिए, उस प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो सब कुछ डिस्कस होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो के। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को काफी सारे मेजर और माइनर एक्ट कंप्लीट कराती हूँ। चल भी रहे हैं, आपके एनआई एक्ट कंप्लीट हो गया है, आपका टीपीए चल रहा है, आईपीसी की काफी सारे हद तक क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, इंडियन एविडेंस कंप्लीट हो चुका है, और उसकी ही अभी कुछ ही दिनों में हम जो है एमसीक्यू करेंगे, यानी प्रैक्टिस पेपर एक तरीके से लगाएंगे, जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस भी होगी और साथ ही साथ में आपका एक कंप्लीट जो है रिवीजन भी हो जाएगा। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं, टॉपर्स किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। टॉपर्स में यदि आप पिछले जो जितने भी आपने इंटरव्यूज देखे हैं या जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो उन लोगों की स्ट्रेटजी क्या रही है एग्जाम को क्लियर करने की, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। काफी सारे टॉपर्स, जैसे कि मैं नाम लेती हूँ आप लोगों के सामने अगर किसी का, कि कौन ऐसे टॉपर्स हैं जिन्होंने एमपीसीजे या जो रैंक फर्स्ट भी लेके आए हैं, जैसे सोनल गुप्ता हैं, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है। सोनल गुप्ता हो गई आपकी। एक आपके नाम मुझे आई थिंक अभी मैं बताती हूँ, उनका सर का नाम है हरिहर गुप्ता। हरिहर गुप्ता जी का मैंने बहुत अच्छे से इंटरव्यू देखा है, आप सुनिएगा हरिहर गुप्ता जी को, वो भी बहुत अच्छे से उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। एक है सर अमोल सहानी, अमोल सहांगी है या सहनी सिंह है, ये नहीं कंफर्म, अनमोल अनमोल करके हैं, अमोल करके हैं। उन सर ने भी जो है 2019 का 19 में 79th रैंक प्राप्त की थी। और आपके हरिहर गुप्ता सर हैं, उन्होंने भी जो है आपके में
देखिए मैं बताती हूँ उन्होंने कौन सी रैंक प्राप्त की थी। उन्होंने सेकंड रैंक हासिल की थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने करीबन 21 रैंक हासिल की थी उत्तर प्रदेश में। और उनका एमपीसीजे ये फोर्थ अटेम्प्ट था। तो काफी एक्सपीरियंस जो सर हैं ये जो जिन्होंने एमपीसीजे क्लियर किया है, उनको आप सुनिएगा और उनकी स्ट्रेटजी को देखिएगा, उन्होंने किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनाई है। तो हम उसी तरीके से उनकी ही जो अब मैंने जितने भी नाम लिए यहाँ पर, हरिहर गुप्ता सर ले लीजिए, सोनाली गुप्ता जी ले लीजिए या अमोल सर ले लीजिए, इन लोगों की स्ट्रेटजी एक ही तरीके की थी और थोड़ा बहुत डिफरेंट था क्योंकि किसी का लेवल हिंदी था तो किसी का इंग्लिश था। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपर्स स्ट्रेटजी के बारे में कंप्लीट। जैसे आप लोग एज अ टॉपर्स को देखते हैं ना, कभी भी आपको मोटिवेशन लेना होता है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो टॉपर्स होते हैं आईएएस पीसीएस, जो हमारे मजिस्ट्रेट, जो स्टूडेंट हमसे सीनियर्स होते हैं, उनको हम सुनते हैं, उनके इंटरव्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको देखकर मोटिवेट होते हैं। तो इसी तरीके से उनकी ये कंबाइल पूरा 3 से 4 लोगों की कंबाइल इंटरव्यू देखने के बाद में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ कि उन लोगों ने किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो किया था। राइट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिलेबस के बारे में और पेपर स्ट्रक्चर, कितने नंबर का पेपर आता है, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट से क्या कुछ पढ़ना है जिससे कि हमारा जो है प्री क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये पेपर होता है 150 नंबर का और 150 ही मिनट हमें यहाँ पे मिलती हैं। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम 1 मिनट होगी। 150 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब पूरा डिस्कस करते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 मार्क्स के आते हैं। सीआरपीसी है आपका, सीपीसी है 50 नंबर का, 15 क्वेश्चन आते हैं। ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स के आते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर के आते हैं। लिमिटेशन 6 क्वेश्चन, 6 नंबर के। एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 4 क्वेश्चन, 4 नंबर मार्क्स के। अब देखिए, एक अकेला एमपी ऐसा स्टेट है जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जितने क्वेश्चन वो लिखकर देता है उतने ही क्वेश्चन पूछता है, न उससे एक ज्यादा न उससे एक कम। तो आप अगर ऐसे बना के चलें कि यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से करके जाता हूं और मेरे 8 से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, एक क्वेश्चन को हम, एक या 2 क्वेश्चन को हम बफर में लेके चलते हैं कि देखिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पर आप फंस जाते हैं, या तो वो क्वेश्चन हो सकता है बहुत ही ईजी हो और या क्वेश्चन हो सकता है स्टेटमेंट लेवल का हो। जैसे स्टेटमेंट आ जाती हैं, एक स्टेटमेंट है जो कि दूसरा उसका न्याय कर रहा है ऐसी स्टेटमेंट का, तो वहां क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन माइंड है, तो कंफ्यूजन होना जाहिर सी बात है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 8 का एवरेज अगर लेके चलते हैं, 8 का हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एवरेज ले लिया, 12 to 13 का एवरेज हमने सीपीसी में ले लिया, टीपीए में हमने 5 to 6 का एस्टिमेट ले लिया। हर एक को एक एक दो दो क्वेश्चन से कम कर लीजिए। मान के चलिए, मैं इसे रब कर लेती हूँ एक बार। मान के चलिए कि आप लोग एस्टिमेट लेके चले हैं करीबन 135 से 140 क्वेश्चन सॉल्व करने का। यानी कि एक तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात, तो आप 150 के 50 करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। किसी किसी के क्या होता है, तुक्के भी अच्छे फिट हो जाते हैं, गैस भी अच्छे फिट हो जाते हैं। हो सकता है कि भाई देखिए नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो आपके पूरे पूरे चांसेस होते हैं 100%, 1/4 का चांस रहता है कि 4 ऑप्शन होते हैं, या तो एक सही होगा उनमें से, ना। तो अगर आप किसी एक को टिक लगा के आते हैं तो आपका चांस बन जाता है कि वह उनमें से कोई ना कोई गैस सही जाएगा आपका। तो आपको सबसे पहले तो एस्टीमेट लगाना है कि हमें 135 और 140 के बीच में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि लास्ट जो मेरिट गई थी वो 120 गई थी, 120 के ऊपर मेरिट गई थी। तो आपको ये लगा के चलना है कि 135 और 140 एकदम सही और मतलब अपने मन से तो 100% दे के आना है। और कायदे में आपके 135 और 140 के बीच में सही होते हैं, तो वहां पे आपके 120 से 125 नंबर आपको अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम कॉन्फिडेंस होते हैं उस क्वेश्चन को लेके, लेकिन हमारा क्वेश्चन वो गलत हो जाता है, राइट। तो ये देखिए एक स्ट्रेटजी फिर से देख लेते हैं हमने। एमपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 5 नंबर का, इंडियन एविडेंस 5 का, आईपीसी 15 की, सीआरपीसी 15 की, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 5, जनरल नॉलेज 20 नंबर का,
कंप्यूटर नॉलेज आएगा 10 नंबर का और इंग्लिश आएगी 10 मार्क्स की। तो देखिए सबसे अच्छा जहाँ पे स्कोरिंग करनी है आपको, तो स्कोरिंग आप कहाँ कर सकते हो, एक तो लोकल एक्ट में, लोकल लॉज में आप स्कोरिंग कर सकते हो। काफी छोटे छोटे एक्ट हैं, काफी स्कोरिंग होगा आपका। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं तो 9 नंबर तो यहाँ से हो जाते हैं। इंडियन एविडेंस हर कोई पढ़ता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन से तो माफ कीजिएगा, जहां पे आपने एलएलबी शुरू की है वहीं से आप एविडेंस को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। आईपीसी को भी आप पढ़ते हैं और सुनते आ रहे हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो 20 नंबर का यहाँ से आ जाएगा आपका। सीपीसी और सीआरपीसी में से दोनों 15-15 के हैं, तो इन दोनों में से अगर आप कहीं ना कहीं मत जाइए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला आ जाता है तो फंस जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ से भी आप दोनों को 30 मार्क्स का हो गया, 30 में से अगर आप सोच के देखिए कि आपको कितने लाने हैं, कम से कम 25 दोनों को मिला के कर लीजिए, ठीक है, 25 कर लीजिए, 24 कर लीजिए, जो कैपेसिटी है इसके अकॉर्डिंग कर लीजिए। अब छोटे एक्ट बचते हैं, स्कोरिंग एक्ट है टीपीए, स्पेसिफिक रिलीफ, लिमिटेशन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल में तो लास्ट चैप्टर आता है आपका, जो लास्ट चैप्टर दे रखा है ना वही आता है, और एक दो शुरू के सेक्शन आते हैं जो मैं पढ़ा चुकी हूँ। पूरा कंप्लीट एनआई एक्ट मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट मिल जाएगी लीगल होम्स के यूट्यूब चैनल पर, तो आप जाइए सर्च कीजिए। अब जनरल नॉलेज की बात करते हैं। अच्छा स्कोरिंग जनरल नॉलेज में कर सकते हो आप। अच्छा, आपने कभी भी ये देखा हो कि जनरल नॉलेज भी एमपी से रिलेटेड आती है। एमपी से रिलेटेड कैसे आती है, पॉलिटी से रिलेटेड आ जाएगी, वहाँ की ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाएगी, वहाँ की इकोनॉमी से रिलेटेड आ जाएगी, वहाँ से रिलीजियस से संबंधित, वहाँ के क्योंकि काफ़ी एमपी का जो काफ़ी सारा एरिया है वो जंगल और उस इलाके से है जहाँ पर जंगल और जो सेंचुरीज वगैरह हैं वो हैं। तो यहाँ से एक एक ओवरव्यू एमपी का देख लीजिएगा आप। ओवरव्यू का मतलब है पूरा एमपी की ज्योग्राफी, पॉलिटिकल रिव्यू, इकोनॉमिक्स, इको जो होता है इकोनॉमिक का आपका जो बजट वगैरह आता है। दूसरा आपकी जनरल बेस में आपके आगे जो सीटें हैं एमपी एमएलए की क्या है, कौन सा चुनाव कब क्या कैसे होता है, कौन कहाँ कब कैसे जीतता है, कितनी सीटें किस स्टेट की हैं, डिस्ट्रिक्ट की हैं। दूसरा आपने जनगणना वाले क्वेश्चंस आ गए, तो बहुत मामूली से क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे आप 20 नंबर में ऐसा तो है नहीं पूरा एमपी दे देंगे, तो 10 नंबर आप मान के चलो एमपी से और 10 नंबर करंट से। और करंट से भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अमूमन अगर कोई भी स्टूडेंट रीडिंग करता है न्यूज़पेपर या न्यूज़ किसी अच्छी ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल की देखता है तो वो अपना एमपी का जो है जीएस का पार्ट कवर कर लेगा। कंप्यूटर नॉलेज आती है आपकी 10+2 लेवल की, यानी कि बहुत इजी कंप्यूटर आती है और पिछले प्रीवियस जो एग्जाम है वो रिपीट होते हैं। पेपर में जो पहले आया हुआ है वो रिपीट होते हैं। तो सबसे की पॉइंट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। अभी उसके ऊपर भी आएंगे, अभी फिलहाल जनरल नॉलेज की जो इंग्लिश है ना उसकी भी बात कर लेते हैं। इंग्लिश में भी आपको अच्छा स्कोर करना है तो इंग्लिश की भी प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे इंग्लिश में, कोई रूल नहीं है इसके लिए। रूल क्या, ऐसा कोई रूल बना हो कि भाई ऐसी इंग्लिश है 10+2 लेवल की इंग्लिश भी आती है, इंग्लिश ही आती है वहां पे, तो आपको 10+2 लेवल की ही इंग्लिश को ट्राई करते हुए चलना है। अब हमने पूरा स्ट्रेटजी समझ ली कि हमें कितने नंबर चाहिए, तो आपको ऐसे स्ट्रेटजी तैयार करनी है। अब आप ये करीबन 14 से 15 सेक्शन बुक्स हैं, एक्ट हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 ही आपके एक्ट है, यानी 14 ही विषय है। इसी के ऊपर अपने को पढ़ाई करनी है। कुछ सेक्शन ऐसे एक्ट हैं जो हमने पहले से इतने सारे पढ़ रखे होते हैं कि अलग, क्योंकि आप कोई स्टूडेंट आरजेएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये नहीं कह सकता नहीं कि एमपी का हमने कुछ नहीं पढ़ा। आरजेएस का सिलेबस और एमपी का सिलेबस एक ही है माफ कीजिएगा। और 2 एक्ट बढ़ जाते हैं, एमपी को जो अकोमोडेशन कंट्रोल है और एमपी लैंड रेवेन्यू, और 2 जनरल नॉलेज और कंप्यूटर और इंग्लिश तो आप आरजेएस में भी पढ़ते हैं। तो ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपने हर मतलब जो भी बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात है नहीं है, कोई रॉकेट साइंस लगानी नहीं है कि हमें आगे क्या करना है, कैसे तैयारी करना है। अब आ जाते हैं कंप्लीट सिलेबस को कैसे करें। तो देखिए आप अभी से लगेंगे, हमारे पास में अगर हम 60 डे मांग के चलते हैं और 68 डेज में हम
अगर 80 आवर्स मतलब 18 घंटे हम पढ़ने का एस्टिमेट लगाते हैं, तो हमारे पास कुल कितने दिन में कितने घंटे हो जाते हैं? तो हमारे पास 1080 घंटे हमारे पास हैं। 1080 घंटे हैं आपके पास में। 18 घंटे का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेडिकेशन के साथ में यदि कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उसे एमपीजे के अलावा कोई नहीं दिखेगा। ना आपका उसको कुछ और दूसरा काम दिखेगा, ना उसको सोशल मीडिया दिखेगी, ना कुछ दिखेगा। सिंपल सी बात है, उसे तो 18 घंटे और 60 दिन दिखेंगे, जो कि उसे एमपीसीजे में लगाने हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग मैं बताने वाली हूँ, जो जो स्टूडेंट जिनके पास में 18 घंटे नहीं है, वो अपना नॉर्मल 6 से 8 घंटे भी दे सकता है, लेकिन पूरी कोशिश करे कि उसका भाई काफ़ी सारे एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जिनका दिमाग काफ़ी तेज चलता है, तो वो लोग कवर कर जाते हैं। तो सिलेबस को कंप्लीट करने की बात है। अब याद करने का टाइम नहीं है, नोट बनाने का भी टाइम नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, देखिए बेयर एक्ट लीजिए। बेयर एक्ट के जो फर्स्ट पेज पे टाइटल लिखे होते हैं ना, उन सब टाइटल्स की जो 12 एक्ट मैंने आपको बताए, उनमें से 3 तो खैर कंप्यूटर और जनरल जनरल नॉलेज और इंग्लिश तो आपकी एक्ट है ही नहीं है, तो आपके पास बचते हैं 11 सब्जेक्ट। तो 11 सब्जेक्ट के जितने भी आपके पास में बुक्स है ना, उनके सभी के फोटोकॉपी करा लीजिए। टाइटल्स की जो इंडेक्स है ना, उसका एक फोटोकॉपी करा लीजिए। अब आपने क्या करना है, सुबह उठना है, जो भी रूटीन हो आपको, सुबह पढ़ना है, शाम को पढ़ना है, रात को पढ़ना है, जो भी रूटीन हो आपका। अब आप ऐसे कीजिए कि वो जितने भी एक्ट के वो है ना, एक रीडिंग कर लीजिए। कैसे रीडिंग? जैसे सुबह सुबह नहाने के बाद में अपन पूजा करते हैं ना, भगवान के पास में जाके हाथ जोड़ के, और जो भी हमें आरती या जिस भगवान की में आराध्य होते हैं, तो हम उनकी आरती करते हैं। तो उसी तरीके से इसको एक आरती तरह मान लीजिए, और सुबह सुबह रोज, भले ही याद ना हो लेकिन रटना है। सेक्शन 1 ये कहता है, सेक्शन 2 ये कहता है, सेक्शन 3 ये है, सेक्शन 4 ये है, सेक्शन 5 ये है। तो इसी तरीके से आपको 2 घंटे लगेंगे। रामायण की तरह बैठ जाइए और 12 के 12 एक्ट सारे एक एक बार में पढ़ लीजिए। और इन सभी के बीच में, जब एक एक्ट पढ़ लिया, इन सभी के बीच में आपको 5 मिनट का गैप लेना है, जिससे कि कम मतलब हर चीज मिक्स ना हो जाए, कि कंबाइंड ना हो जाए कि ये सेक्शन था और दूसरे सेक्शन के साथ मिला लिया। इसी तरीके से यदि आप 60 दिन में अगर 60 बार भी इसको घुमा लेते हो इस चीज को, तो आपके टाइटल तो कंप्लीट तरीके से आपको याद हो जाते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, कई बार तो हमें ट्रिक से याद हो जाता है। कुछ आईपीसी के ऐसे सेक्शन है जो हमें याद है, सीआरपीसी के कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो हमें याद होते हैं, सीपीसी के भी कुछ ऐसे सेक्शन होते हैं जो हमें ऑलरेडी याद होते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है ऐसे सेक्शनों में जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है या कभी देखे ही नहीं है। और कई हद तक तो हमें ये आता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, तो मैंने काफी सारे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैंने लिस्ट बना रखी है, और मैं आपको अभी प्रॉमिस कर रही हूँ विद इन 2 या 3 डेज मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन की एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी इसी चैनल के माध्यम से। आईपीसी की पहले आ जाएगी, सीपीसी, सीआरपीसी, उसके बाद आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और लिमिटेशन, और आपका कौन सा सेक्शन, एनआई एक्ट तो बना ही हुआ है पूरा अच्छे तरीके से, पीनल कोड मैंने बता ही दिया, एविडेंस आपको बता ही दिया, टीपीए मैं आपको बता रही हूँ, टीपीए की भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस में निशान लगवा दूंगी। और आप सबसे पहले शुरू कीजिए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। सारे इंडेक्स को एक साथ कंपाइल कर लीजिए और सारे इंडेक्स को रट लीजिए, तो आपका प्री तो यहाँ से निकल जाएगा। सिलेबस की बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, जैसे मैंने हरिहर सर का नाम लिया, उन्होंने बताया एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई कि आप लास्ट जो मोमेंट बचता है ना, लास्ट जो डे बचे आपके पास में 30 to 35, इन डेज में आप क्या कीजिए, सब एक्ट एक तरफ, सारे एक्ट एक तरफ रख दीजिए। अब आप शुरू कर दीजिए, 6 से 8 घंटे दीजिए अपने आप को, और हर एक सब्जेक्ट के करीबन 1000 से जितने हो सके, 1000 से 2000 एमसीक्यू जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, उनको प्लस प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना शुरू कीजिए, और टॉपिक वाइज करना शुरू कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन लीजिए, फिर आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, लिमिटेशन, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, एनआई एक्ट, जितने भी एक्ट हैं, और पुराने जितने भी आपके पास में जीके जीएस के पेपर पड़े हुए हैं, किसी भी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, एमपी पीसीएस, जो भी स्टेट पीसीएस के होते हैं, उनको आप सॉल्व करना शुरू कीजिए जीके के लिए। ठीक है, तो ये आपका ये रामबाण होगा। रामबाण क्या मतलब है कि आपने अगर 1000 से 2000 किसी एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, और विद इन आपने लिमिट आपके अकॉर्डिंग, आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, तो कहीं नहीं गया आपका एमपीसीजे, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा इसी से, राइट। तो ये बात थी एमपीसीजे के प्रीलिम्स को निकालने की, राइट। अब कोई और क्वेश्चन है, जैसे हाँ, सबसे मेन मुद्दा आता है
कि आपका जब आपको ये प्रिपेयर है, अब उन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जिनको एमपीसीजे का प्रीलिम्स निकल जाता है और एमपीसीजे का मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास 2 महीने हैं और 2 महीने के बाद एमपीसीजे करना है, और उन स्टूडेंट्स को 30 और 35 डेज वाला वही रूटीन अपनाना है जो हर इशू एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को रखना है। 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू, ठीक है, 1000 क्वेश्चन के एमसीक्यू हर डेली सॉल्व करने हैं। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसको मेंस में देना है। मेंस में कैसे देना है, एक सब्जेक्ट लिया, 4 से 5 क्वेश्चन तैयार किए एक चैप्टर के, उसको लिखना शुरू किया। लिखने में आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस ही आपका की पॉइंट रहेगा यहाँ पर एमपीसीजे के मेंस को क्लियर करने के लिए। जब तक जितनी आपके हाथ में कैपेसिटी है, जितना आप अच्छा और सुंदर और सटीक लिख पाएंगे, जैसे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। आप जितना क्वालिटी के साथ में क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग एग्जामिनर जो बैठते हैं वो आपको मेन में नंबर अच्छे दे पाएंगे। आपने एलएलबी या एलएलएम या कोई एग्जाम देते हैं, उसको साइड में रख देना है। यहाँ पर क्वालिटी की जरूरत होती है। क्वालिटी क्यों जरूरत कहती हूँ मैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे एग्जामिनर है ना, वो एक तो एडीजे बैठते हैं चेक करने के लिए एग्जाम को। एमपी एमपी का हाई कोर्ट एमपी का हाई कोर्ट एमपीसीजे कराता है, ठीक है। तो जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, जो भी जुडिशरी का एग्जाम कराते हैं, उनके सारे एडीजे और आपके जो सीनियर डिवीजन के जज होते हैं वो पेपर को चेक करते हैं। तो दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड उनके पास में इतनी तर्क शक्ति है कि कोई भी एग्जाम को अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो वो पूरा जज कर लेते हैं कि ये बच्चा क्या कहना चाहता है और क्या लिख रहा है। पूरा साइकोलॉजी उनकी उस पेपर में पता चल जाती है जिस स्टूडेंट की है। न तो आप ज्यादा लिखें, ना ही आप कम लिखें, ना ही आप ज्यादा केसेस लिखें। जैसे अपन एलएलबी में करते हैं ना, काफी सारे केसेस लिखाते हैं और हमारे प्रोफेसर दे देते हैं, अच्छा इस बच्चे ने तो काफी सारे केसेस पढ़े हैं। तो राम और श्याम भी कराते हैं कभी कभी बच्चे तो, कि राम और श्याम कोई नाम का एक केस आ जाता है उनके दिमाग में उस समय। लेकिन यहाँ राम और श्याम नहीं करना, ऑथेंटिक केस को लिखना है। ऑथेंटिक कैसे, एमपी हाई कोर्ट से कोई निकला हो, एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई केस निकला हो, एमपी सेशन कोर्ट से कोई निकला हो, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे जो केसेस हैं उनको ही आपको रेफर करना है। या हाई कोर्ट किसी अच्छी हाई कोर्ट से निकला हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस हो, कोई राजस्थान हाई कोर्ट से केस हो, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लो, तो वो केसेस करने हैं जो केसेस आपने, मतलब सारी दुनिया जानती है उन केसेस को। एडीजे तो इनफैक्ट सब जानते ही होंगे, हाई कोर्ट के जितने भी लॉयर, हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं वो सारे जानते होंगे इन केसेस को। तो उन केसेस को आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो आई होप आपके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। सारे क्वेश्चन मैंने आपका सिलेबस कवर कर लिया, आपको किस तरीके से सिलेबस कंप्लीट करना है विद इन 60 डेज। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको 150 में से 130 से 135 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि आपको 120 तक के मेरिट में आ जाए। प्रतिदिन 1000 क्वेश्चन और सारे सब्जेक्ट के एक एक करके आप डे डिवाइड कर लीजिए कि 1000 क्वेश्चन मुझे आज आईबीसी के निकालने हैं, 1000 क्वेश्चन मुझे एविडेंस के निकालने हैं। तो आप डे डिसाइड कर लीजिए, चाहे वो गलत क्यों ना हो, आपको दोबारा दोबारा क्यों ना करना पड़े। निशान मत लगाइएगा, जिसको भी आप कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, उसको एक पेपर पे ABCD ऑप्शन करके आपको टिक लगाते हुए चलना है कि मेरा ए सही है, मेरा बी सही है। इस तरीके से फिर उसको आपने उसका वो करना है, एनालिसिस करना है, अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है। इंटरव्यू के लिए लोकल लॉज पर ज्यादा ध्यान देना है। लोकल लॉज, एमपी अकोमोडेशन और एमपी, क्योंकि वहां के लोग जैसे, अब भले ही आप एमपी से हो या एमपी के बाहर से हो, काफी स्टूडेंट एमपी के बाहर से, जैसे यूपी से भी जाते हैं, राजस्थान से भी जाते हैं, बिहार के भी कुछ लोग एमपी के लिए बैठते हैं। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्यों, जो एग्जामिनर होते हैं, जो हाईकोर्ट के जज बैठते हैं, जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, वो क्या देखते हैं कि भाई ये दूसरे स्टेट का है, एमपी में आकर न्याय तो कर पाएगा ना। तो वहां पे क्या है, एमपी से ज्यादा चीजें इंटरेस्टेड। तो आप अभी से रिसर्च शुरू कर दीजिए, एमपी का जो लोकल लॉज हैं उनको ज्यादा ध्यान में रखिए। कौन सा कोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट में क्या तरीका है उसका करने का। एमपी के जितने भी आपका कोई मित्र हो या मतलब आपके किसी का कांटेक्ट हो, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कीजिए कि वहाँ के अगर किसी के लोकल जजमेंट या राइटिंग वगैरह लिखने को अच्छे से मिल जाए, किसी की कॉपी वगैरह मिल जाए, तो वहाँ से किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, किस तरीके से जजमेंट दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। वो एमपी की जीके, जीएस, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, ये पॉलिटी सारी चीजें आपको एमपी से रिलेटेड आनी चाहिए। अगर आप एमपी में जाना चाहते हो तो आप एमपी के बन जाओ, भले ही आप यूपी के हो या राजस्थान के हो। तो आपको डेडिकेशन देना पड़ेगा पूरा एमपी के लिए।
ऐसे समझो कि आप एमपी के मजिस्ट्रेट हो और आपको एमपी के लिए हर चीज़ मतलब दाँव पे लगानी है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए एमपी के लिए। सो आई होप सेशन लंबा हो गया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कौन-सा कोई डाउट है जो आपको पूछना है या कोई डाउट ऐसा है जो रह गया है। लास्ट में यही कहूँगी, अच्छी लगी हमारी एफर्ट्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ स्टूडेंट मेरे को ये बोल रहे हैं कि मैंने जो बिहार का पेपर मैंने अभी सॉल्व कराया है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस गलत हैं। तो देखिए मैं उनसे ये बोलना चाहती हूँ कि मैंने पहले ही जब वीडियो रिकॉर्ड करा था उसमें बोल दिया था कि मेरी ये अनुमान से ही मैं आपको बता रही हूँ। जैसे आप स्टूडेंट हो वैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं थोड़ी आप लोगों से ज़्यादा बोल सकती हूँ सीनियर हूँ कि मैंने काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली भगवान की ये कृपा नहीं रही है मेरे ऊपर कि मैं एग्ज़ाम क्लियर करके आगे जाऊँ। बट कोशिश ये रहती है कि गलत ना पढ़ाऊँ या गलत ना सूँ। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो प्लीज़ आप बताइए गलत है। और दूसरा, आप अगर उसको करेक्ट कर सकते हैं जिसका आंसर आपको राइट पता है तो उसको राइट लिखिए। आप ये मत कहिए कि मैम ने तो सारे क्वेश्चन गलत बताए, सारे नहीं हैं। काफ़ी लोगों से मैंने चेक कराया है, मेरे सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे भी चेक कराया है। तो जो लोग अपने आप को गलत सही बता रहे हैं तो उसका ऑथेंटिक जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। तो आज का ये सेशन यहीं समाप्त करती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।